एक देश दो सोच। एक तरफ कांग्रेस जिसने आजादी के बाद देश को बनाया और दूसरी तरफ बीजेपी जो कहती है कांग्रेस ने सब बेच दिया। पर सवाल यह नहीं कि किसने ज्यादा झंडा फहराया, सवाल यह है कि किसने देश को ज्यादा संभाला और किसने ज्यादा लूटा। भारत अभी भी डिवाइडेड है पार्टी लाइंस पर। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की नहीं, प्रूफ्स की, इमोशंस की नहीं, डेटा की, और प्रोपेगेंडा की नहीं, ट्रूथ की। क्योंकि अगर राव बोलता है तो सबूत के साथ बोलता है। तो चलो एक बार हम और तुम मिलकर डिसाइड करते हैं कौन है असली देशभक्त, कौन है असली करप्ट और किसने देश को सच में बदला। यह है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, द अल्टीमेट कंपैरिजन। कंपैरिजन शुरू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ से। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सड़क के ऊपर बात करते हैं। नेशनल हाईवेज का नेटवर्क कांग्रेस काल 2004-2014 तक में 65,569 किलोमीटर से बढ़कर 91,287 किलोमीटर हो गया। बीजेपी सरकार के बाद 2014-2024 तक ये 1,46,145 किलोमीटर तक पहुंच गया, लगभग 60% की वृद्धि। 4 लेन हाईवेज 2014 में 18,371 किलोमीटर थे, जो 2024 में 48,422 किलोमीटर हो गए। हाईवे निर्माण की रफ्तार भी तेज हुई। 2014 से 2015 निर्माण का स्पीड 12.1 किलोमीटर पर डे था, जो 2023 एंड 24 में 33.8 किलोमीटर पर डे हो गई। सरकारी खर्चा भी बहुत बढ़ा। रोड निर्माण पर 2013-2014 में 53,000 करोड़ खर्चा था, जो 2023-2024 में 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया। सिविल एविएशन के ऊपर बात करते हैं। 2014 में इंडिया में टोटल ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या थी 74। सितंबर 2024 तक यह नंबर बढ़कर 157 हो गया। इंडिया के 15% से ज्यादा पायलट्स विमेन हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज 5% के मुकाबले में काफी ज्यादा है। एक नया रिकॉर्ड बना जब 17 नवंबर 2024 को डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक ने पहली बार एक दिन में 5 लाख से ज्यादा सफर किया। जून 2016 में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की संख्या थी 29, जो बढ़कर दिसंबर 2024 तक 38 ऑर्गेनाइजेशंस और 57 बेसेस हो गई। एयरक्राफ्ट्स के नंबर भी बढ़े हैं। 2014 में लगभग 400 एयरक्राफ्ट थे, जबकि 2023 तक यह नंबर 723 हो गया, कोविड-19 के इंपैक्ट के बावजूद। रेलवेज के ऊपर बात करते हैं। इंडियन रेलवेज में भी कांग्रेस काल में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखा। 2004-2014 में टोटल 14,985 रूट किलोमीटर नए ट्रैक्स लगाए गए, जबकि 2014-2023 के दौरान 25,871 रूट किलोमीटर ट्रैक लगाए गए। इन द ईयर 2022 एंड 2023 हर दिन एवरेज 14 किलोमीटर ट्रैक बिछाए गए, बीजेपी काल में 72% अधिक। जल जीवन मिशन के ऊपर बात करते हैं। जल जीवन मिशन JJM को 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। जब यह मिशन स्टार्ट हुआ तब सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख लोग, मतलब 17% रूरल हाउसहोल्ड्स के पास टैप वाटर था। लेकिन 1 फरवरी 2025 तक 12 करोड़ 20 लाख नए रूरल हाउसहोल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन दे दिया गया। बिजली के ऊपर बात करते हैं। मार्च 2014 में टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी लगभग 249 गीगावाट थी, जो नवंबर में 2024 तक 457 गीगावाट तक बढ़ गई। 83.8% की बढ़ोतरी है ये। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2020 तक 28,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स चालू हो गए। टारगेट 1.5 लाख थे। पिछले 5 साल में 141 नए मेडिकल कॉलेजेस भी सैंक्शन हुए। अब शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हमें और भी कंपैरिजंस करने हैं।
और भी टॉपिक्स कवर करने हैं, तो अभी शिक्षा के ऊपर बात खत्म करते हैं, फिर दूसरे कंपैरिजंस करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AISHE, स्क्रीन पर आप इसका फुल फॉर्म देख रहे होगे। सर्वे के हिसाब से 2014-2015 के बाद से 341 नए यूनिवर्सिटीज खोले गए। कॉलेजेस की संख्या और भी ज्यादा है। 2021-2022 में 45,473 कॉलेजेस थे। एनरोलमेंट बढ़ने से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2014-2015 में 23.7% से बढ़कर 2021-2022 में 28.4% तक आ गया। दूसरा कंपैरिजन इन्फ्लेशन के ऊपर बात करेंगे। इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति, महंगाई दर, और इसमें हम CPI एंड WPI के ऊपर बात करेंगे। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो पहले CPI, ये एक आर्थिक माप है जो समय के साथ उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को औसत कीमत में बदलाव को दर्शाता है। कांग्रेस काल 2004-2014 में CPI इन्फ्लेशन काफी हाई था। इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कि 2012-2013 में CPI 9.9% था और 2013-2014 में 9.4% था। बीजेपी सरकार के दौरान महंगाई मार्केटली गिरी। 2014-2015 में CPI 5.9%, 2015-2016 में CPI 4.9% और 2018-2019 में 3.4% थी। यानी 2014 के बाद रिटेल इन्फ्लेशन लगभग आधी या उससे कम हो गई। लेटेस्ट CPI 2024 तक अराउंड 4 से 6% ही रही। अब WPI जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसके ऊपर बात करते हैं। यह एक इंडेक्स है जो थोक वस्तुओं की कीमत में औसत बदलाव को मापता है। 2012-2013 में WPI 6.9% था। 2013-2014 में WPI 5.2% था। बीजेपी काल में WPI गिरकर नेगेटिव तक गया। 2015 से 2016 में -3.7% था। फिर वापस 2018-2019 में 4.3% रह गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं या क्लियर कर देता हूं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा एंड रिपोर्ट्स जैसे PIB, इकोनॉमिक सर्वे और मिनिस्ट्री रिलीजेस के आधार पर फिगर्स हैं। तो दीज आर द ट्रू फिगर्स। और हां, अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड भाई शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई तो जरूर शेयर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखो। यू विल गेन सम नॉलेज। तीसरा कंपैरिजन गरीबी के ऊपर करते हैं। भारत में गरीबी दर लगातार घटती रही है। कांग्रेस काल 2004-2014 में गरीबी दर में भारी कमी आई। 2004 में 32.2% से घटकर 2012 तक 21.9% हो गई। उसके बाद बीजेपी सरकार 2014 के बाद गरीबी में गिरावट जारी रही। NITI आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-2014 में गरीबी 29.17% थी, जो 2022-2023 में घटकर 11.28% रह गई। यानी कुल मिलाकर दोनों दौरों में गरीबी घटाने की कोशिश रही है और 2014 के बाद यह गिरावट और तेज हो गई। चौथा कंपैरिजन टैक्सेशन, कार के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं मेन पॉइंट्स को लेकर बात करूंगा टैक्स के विषय में, बिकॉज ये टैक्स वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा डेंस है एंड अगर इस वीडियो पे मैंने बात किया तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको टैक्स के बारे इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेट मी नो, मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स, इनकम एंड कॉर्पोरेट के ऊपर बात करते हैं। कांग्रेस 2004-2014 में इनकम टैक्स टॉप स्लैब था 30%, बेसिक छूट 2.5 लाख तक। कॉर्पोरेट टैक्स अराउंड 33 से 34% इफेक्टिव था। कोई मेजर रिफॉर्म नहीं, सिर्फ माइनर चेंजेस।
बीजेपी 2014-2025 में 5 लाख तक इनकम पे 0 टैक्स, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 22%, 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरर्स। बीजेपी ने टैक्स सिस्टम मॉडर्न और इजी बनाया, रिलीफ आम लोग और कंपनीज दोनों को मिला। टैक्स कलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। 2013-2014 में सेंटर के ग्रॉस टैक्स आमदनी 12,36,000 लाख करोड़ थी। 2023-2024 में यह बहुत बढ़कर 34.65 लाख करोड़ हो गई, करीब 3 गुना ग्रोथ। इसमें सब इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस शामिल हैं। पांचवा कंपैरिजन जीडीपी ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। कांग्रेस काल में 2004-2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़त की। उस दशक के दौरान वार्षिक जीडीपी विकास दर औसतन लगभग 7 से 8% रही और 2006-2007 में 9% तक पहुंच गई। लेकिन 2011 के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत और मंदी की वजह से जीडीपी विकास 5% पे आ गई। बीजेपी सरकार 2014 के बाद में जीडीपी विकास बढ़ा और 2016 तक 8% से ऊपर रहा। 2020 में फिर से कोविड-19 के चलते जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आई, पर 2022-2023 में जीडीपी ग्रोथ फिर से 8 से 9% पर लौटी है। वास्तविक जीडीपी 2014 में भारत की जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन थी। 2021 तक यह बढ़ के $3.17 ट्रिलियन हो गई है, लगभग 60% की बढ़ोतरी। यह एक्सपेंशन बहुत तेज और बहुत कंसिस्टेंट प्रोग्रेस दिखाता है। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, इसका सोर्स IMF वर्ल्ड बैंक डेटाबेस खुद है। छठा कंपैरिजन रोजगार और बेरोजगारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2013-2014 में देश में कुल लगभग 47 करोड़ लोग नौकरी या स्वयं रोजगार में थे। यह नंबर 2021-2022 में बढ़कर 55.3 करोड़ हो गया। यह क्लियरली दिखाता है कि बीजेपी सरकार के दौर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में ग्रोथ हुई है। अब बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं। लेबर ब्यूरो PLFS के डेटा के हिसाब से 2017-2018 के सर्वे में बेरोजगारी रेट 6% था, जो 2022-2023 में घटकर 3.2% रह गया। नोट करना यह बात, 2014 से पहले एग्जैक्ट बेरोजगारी डेटा ऑफिशियली अवेलेबल नहीं था, लेकिन एनडीए के दौरान यह रेट क्लियरली डिक्लाइन हुआ है। सातवां कंपैरिजन अपराध के ऊपर बात करते हैं। वर्तमान आंकड़े हैं ये, और एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2014 से 2023 तक की। 2014 के बाद देश के कुछ मेजर क्राइम्स में गिरावट देखी गई है। वायलेंट क्राइम जैसे रेप, मर्डर, राइट, डाउरी डेथ यानी दहेज हत्या में लगभग 1.45 लाख केसेस थे, जो 2023 में 1,02,000 पर आ गया, यानी 29% की कमी। इसमें रेप के केसेस भी 2014 में जो 36,735 थे, उससे घटकर 2023 में 29,670 हो गए, 19% रिडक्शन। दहेज हत्या में 27% गिरावट और राइट्स दंगों में 40% तक कमी देखी गई। कांग्रेस के टाइम की प्रवृत्ति 2004-2014 के दौरान रेप जैसे क्राइम्स में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। एनसीआरबी के हिसाब से 2004 से 2014 के बीच रेप केसेस लगभग डबल थे। आठवां कंपैरिजन रक्षा और सुरक्षा। बीजेपी सरकार ने डिफेंस बजट और आधुनिकीकरण में तेजी से बढ़ोतरी की है। 2022-2023 के डिफेंस बजट में 5,25,166 करोड़ दिए गए, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है। 2024 और 2025 के बजट में यह और बढ़कर 6,21,940 करोड़ हो गए, जो जीडीपी का 1.89% है।
इस तरह इंडिया अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डिफेंस बजट रखने वाला देश बन गया है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ प्राउड थिंग। हथियार आदि ग्रहण, आर्म्स एक्विजिशन के ऊपर बात करते हैं। एनडीए के दौर में भारत ने कई मेजर डिफेंस सिस्टम परचेज किए, जैसे फ्रांस से रफाल फाइटर जेट्स, रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और डिफेंस एरोस्पेस में लोकल प्रोडक्शन पर जोर दिया गया। इससे मिलिट्री कैपेबिलिटी में नोटिसेबली इंप्रूवमेंट हुआ है। कांग्रेस के टाइम में भी कुछ खरीदारी हुई थी, पर एनडीए के दौर में पेस और स्केल दोनों ज्यादा है। और लास्ट कंपैरिजन, घोटाला और भ्रष्टाचार। कांग्रेस काल में कई बड़े घोटाले सामने आए, जैसे कोयला घोटाला में लगभग 1.86 लाख करोड़ का नुकसान एस्टिमेट किया गया था, और 2G स्कैम जिसमें 1.76 लाख करोड़ का घाटा हुआ। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, आदर्श हाउसिंग स्कैम, आईपीएल करप्शन केस और सत्यम कंप्यूटर्स फ्रॉड जैसे कई मेजर केसेस भी हुए, जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ। मिसमैनेजमेंट सामने आए। इन सभी पर इन्वेस्टिगेशंस ने मैसिव लॉसेस और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हाईलाइट किया। बीजेपी काल 2014 के बाद भी कुछ मेजर केसेस सामने आए। 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में 12,000 करोड़ का नीरव मोदी स्कैम एक्सपोज हुआ। इसके अलावा कई गवर्नमेंट और बैंकिंग एग्जाम लीक्स, स्कैम्स जैसे एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के, और कुछ करप्शन एलिगेशंस भी लगे। लेकिन ओवरऑल यूपीए दौर के मुकाबले एनडीए के दौर में हाई लेवल स्कैम्स इतने बड़ी संख्या में रिपोर्ट नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस के मुताबिक 2014 के बाद ज्यादातर करप्शन केसेस ऑपोजिशन लीडर्स और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज पर लगे। अब आखिर में बात करते हैं सबसे भ्रष्ट कौन। ऊपर दिए गए फैक्ट्स से यह साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस के काल में कई बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स हुए, जबकि बीजेपी सरकार के दौर में भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस सामने आए हैं। स्टैटिस्टिकली यूपीए कांग्रेस के टाइम में बड़े लेवल के स्कैम्स और ट्रांसपेरेंसी इशू ज्यादा थे, नो डाउट, एंड वी हैव एक्सपीरियंस दैट, या ऑफ कोर्स वी हैव। लेकिन एनडीए के दौर में भी करप्शंस के वाइड स्प्रेड एलिगेशंस बने रहे। इंटरनेशनल इंडेक्स यानी सीपीआई में इंडिया की रैंकिंग लगभग अनचेंज्ड ही रही, और इन इंडेक्सेस में किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं होता है। इसीलिए सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर यह कहना मुश्किल है कि सबसे करप्ट पार्टी कौन है, लेकिन यह कहना मुश्किल नहीं कि सबसे बेहतरीन पार्टी कौन सी है। और सारे फैक्ट्स और कंपैरिजंस को देखा जाए तो यह साफ पता चलता है कि बीजेपी सरकार हैज डन मोर वर्क compared to all other political parties. No doubt, ये एक बेहतरीन पार्टी है। और लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, इनफैक्ट धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश को संभाला जहां लोग उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्होंने गरीब के घर तक बिजली पहुंचाई, हर गांव तक सड़क बनवाई, हर महिला के लिए गैस सिलेंडर जलाया, और हर युवा को एक नया भारत का विजन दिखाया। आज भारत दुनिया के स्टेज पर सिर्फ सुनता नहीं, बोलता है, और दुनिया सुनती है। भारत अब किसी से पीछे नहीं, भारत अब नया लीडर है। इस देश ने पहली बार देखा एक लीडर जो पॉलिटिक्स नहीं, सेवा को अपना धर्म मानता है। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी होती है। एक विजन, एक नेता, एक भारत। भारत माता की जय। तो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे अवेक, स्टे राव।